तीसरा क्वेश्चन है अब मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के लगभग 7% होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना होता है? 7% होता है। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान कितना है? 7.4 होता है। 7.4 होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। महिलाओं में पुरुष की तुलना में आधा लीटर ब्लड जो होता है वो कम होता है, मतलब 7% होता है। याद रखना, यहाँ पे लिखा भी गया है 7%, तो वो याद रखो। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु, ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स। प्लाज्मा काफी अधिक मात्रा में होता है, आगे दिया ही गया है। प्लाज्मा यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त में प्लाज्मा लगभग 60% होता है, ठीक ना। और उस प्लाज्मा में 90% भाग पानी होता है, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। शेष पदार्थ इससे भी कम होता है। प्लाज्मा का कार्य क्या है? तो पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। आगे सेरम। जब प्लाज्मा में 2 फाइब्रोनजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सेरम कहा जाता है। जब प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लेता है तो जो प्लाज्मा बच जाएगा उसे हम क्या कहते हैं? सेरम कहते हैं। ब्लड कॉर्पस्क्यूल, यह रक्त का शेष, जैसे कि 60% क्या था? प्लाज्मा था, तो 40% भाग क्या होता है? ब्लड कॉर्पस्क्यूल होता है। उसको भी 3 भाग में बांटा गया है। एक होता है आरबीसी, फिर होता है डब्ल्यूबीसी और फिर ब्लड प्लेटलेट्स। जब किसी को मलेरिया होता है तो इसी का चेकिंग होता है, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक ना। पहले क्या है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल कह लो या रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूल कह लो, फिर डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल कह लो या व्हाइट ब्लड कॉर्पस्क्यूल कह लो, और ये रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स। अब यह पहला दिया गया है लाल रक्त कण। लाल रक्त कण यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल। इसमें स्तनधारियों, अच्छा इसमें एक चीज याद रखो कि इसी को कहा जाता है इरियोथ्रोपिट्स, इरेथ्रोसाइट्स, ठीक ना। क्या रखना? इरेथ्रोसाइट्स किसे कहा जाता है? प्रश्न डायरेक्ट आ जाएगा कि इरेथ्रोसाइट का मतलब है, तो ये क्या है? रेड ब्लड सेल। ओके, इरेथ्रोसाइट, इरेथ्रोसाइट, बार बार बोलो इरेथ्रोसाइट, क्योंकि नाम थोड़ा अटपटा लग रहा है। एग्जाम बच्चे गलती करके आज बोलते हैं बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इरेथ्रोसाइट, इरेथ्रोसाइट्स कैसे भी याद रखो, इरेथ्रोसाइट, ठीक ना। आगे हमारा स्तनधारियों के लाल रक्त कण अभयतलीय होते हैं। अभयतलीय, इसमें केंद्रक नहीं होता है। ऊपर पढ़े हैं। अपवाद ऊंट और लामा नामक स्तनधारी के आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। याद रखना, डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण जो होता है ना, बोन मैरो में ही होता है। बहुत अपोजिट हो जाता है। डब्ल्यूबीसी आगे पढ़ेंगे, उसमें केंद्रक पाया जाएगा, ठीक ना। प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी12 और फॉलिक एसिड आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। नोट में दिया गया है कि भ्रूण अवस्था में जो इसका निर्माण होता है ब्लड का, वो यकृत और पिलहम होता है। काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको हम कहेंगे। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसका जो ब्लड बनता है वो बनता है बोन मैरो में, बोन मैरो में। लेकिन इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। इसका जीवन काल 20 से लेकर 120 दिन का। किसका? आरबीसी का। याद रखिएगा, 120 दिन ही आपसे अधिक पूछा जाएगा, 20 दिन को भूल जाना, 120 याद रखना। इसकी मृत्यु यकृत और पिल्हा में होती है, लिवर और स्प्लीन। इसलिए यकृत और पिल्हा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो भ्रूणावस्था में बच्चा होगा ना, उसमें ब्लड बनता है यकृत और पिल्हा में, लेकिन ब्लड का जो मृत्यु होता है ना रियल में, वो कहाँ होता है? यकृत और पिल्हा में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है। इसे हीम नामक रंजक यानी डैन होता है। इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। मतलब हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? ब्लड का रंग लाल होता है। ग्लोबिन लोहयुक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग करने की क्षमता रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जो ग्लोबिन होता है, मतलब हीमो तो हो गया, समझ गए। ग्लोबिन जो होता है वो लोहयुक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लोह यौगिक कौन सा है? हिमेटीन है, हिमेटीन। आगे है आरबीसी का मुख्य कार्य। तो शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना, यह काम है आरबीसी का। रेड ब्लड सेल, सिंपल भाषा में ये कह ले कि पूरे शरीर तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना है।
हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता मतलब एनीमिया रोग हो जाता है। मतलब एनीमिया क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर। सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाता है। जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उसमें आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। मतलब हीमोग्लोबिन होता है तो हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है, समझ रहे हो इसको। और थैलेसीमिया रोग में लाल रिधराणु नहीं बनते हैं। अगर किसी को थैलेसीमिया हो गया मतलब उसमें आरबीसी नहीं बन रहा है, उसको क्या होता है ना, प्रत्येक 3 महीने या प्रत्येक 4 महीने के बाद उसको ब्लड चढ़ाया जाता है। ओके, तो काफी जानलेवा बीमारी होता है ये। आगे आपका श्वेत रक्त कण, देखो इसको हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, स्टार्ट से 5 मिनट देखेंगे और छोड़ देते हैं। अगर आओ तो लाइक और शेयर जरूर करें। एक्सरसाइज है वो कर लेते हैं। थैलेसीमिया रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं। मतलब अगर किसी को थैलेसीमिया हो गया तो उसमें जो लाल रक्त है वो नहीं बनेगा। ओके, दूसरा था श्वेत रक्त कण, WBC, व्हाइट ब्लड सेल कह लो या व्हाइट ब्लड कॉर्पस्क्यूल कह लो। इसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइटस, ल्यूकोसाइटस बोलो या ल्यूकोसाइट्स बोलो। आकार और रचना में यह अमीबा के समान होता है। इसमें क्या होता है, केंद्रक होता है। जबकि हमने क्या पढ़ा था, लाल रक्त कोशिका यानी लाल खून जो होता है उसमें केंद्रक नहीं होता है। सबसे बड़ा अंतर है ये। व्हाइट ब्लड सेल में केंद्रक होता है और रेड ब्लड में केंद्रक नहीं होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत और पिल्हा में भी होता है। पर मेन कहाँ पे होता है जो आपके एग्जाम में आएगा वो होता है अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। इसकी मृत्यु रक्त में हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो रेड ब्लड सेल था वो कहाँ मरता है, तो पिल्हा में मरता है, पिल्हा में। लेकिन व्हाइट ब्लड सेल जो है ये कहाँ मरता है, रक्त में मरता है। इसका प्रमुख कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। संक्रमण से यानी प्रतिरक्षा तंत्र की तरह ये काम करता है। WBC का सबसे अधिक भाग यानी 60 से 70% जो होता है नेट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणुओं और जीवाणुओं का भक्षण करती है। तीसरा पॉइंट दिया गया रक्त बिंबाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइटस। यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। ये वही प्लेटलेट्स है, जब किसी को मलेरिया होता है तो सुनते होंगे इसका प्लेटलेट्स 50,000 हो गया। तो ये होना कितना चाहिए, तो 1.5 लाख से लेकर 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक होता है ये प्लेटलेट्स। इससे कम हुआ तो मलेरिया, जितना कम हो गया तो उतना खतरनाक मलेरिया है उसको। ओके, तो यह केवल मनुष्य और अन्य स्तनधारियों में पाया जाता है। इसमें भी केंद्रक नहीं होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। देखो, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और ब्लड प्लेटलेट्स तीनों का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। तीनों का नया नाम ये जो है थ्रोम्बोसाइट्स, उसका लिम्फोसाइट था, यूक्रियोसाइट, वो सब याद रखो, आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेगा ये सब, ठीक है ना। केंद्रक ओनली आरबीसी में भी नहीं था, WBC में था और प्लेटलेट्स में भी नहीं है और आरबीसी में भी नहीं था। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु पिल्हा में होती है, पिल्हा। इसका प्रमुख कार्य रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। अब देखो, आपने तो पढ़ा है कि विटामिन के हेल्प करता है, फिर ये ब्लड प्लेटलेट्स कहाँ से आ गया। आपको याद रखना है प्लेटलेट्स, विटामिन के, ये सब क्या करता है, थक्का बनाने में हेल्प करता है। क्योंकि 2018 का जो MTS का एग्जाम था ना, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि ब्लड का थक्का बनाने में मददगार होता है। अब विटामिन के जो याद करके गए थे तो उनको तो ऑप्शन मिला ही नहीं होगा, वहां पे ऑप्शन में प्लेटलेट्स था, कहीं कहीं अब थ्रोम्बोसाइट भी दे देता है। तो ऐसे करके आपको याद करके जाना है। डेंगू ज्वार के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होती है। डेंगू जो बुखार होता है उसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाता है। रक्त का कार्य क्या सब है, शरीर के तापमान को नियंत्रण एवं शरीर के रोगों की रक्षा करना। अब देखो, ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस भी करता है, रक्त भी करता है। शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखना तथा घाव को भरना, रक्त का थक्का बनाना, ये सब प्लेटलेट्स का काम है, ठीक ना।
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, बचा हुआ भोजन, उत्सर्जी पदार्थ एवं हार्मोन का संवहन करना, लैंगिक वर्ण में सहायता करता है और विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करता है। रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली 3 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती है। क्या सब होता है? एक होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम मिलता है तो बनाता है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन और फाइब्रोजेन बनाता है तो फाइब्रिन बनाता है, और फिर फाइब्रिन के साथ ब्लड कॉर्पस्क्यूल मिलता है तो वो बनाता है क्लॉटिंग, रक्त का थक्का। तो इतना सारा प्रोसेस होते हुए रक्त का थक्का बनता है। रुधिर प्लाज्मा को प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजेनॉन का निर्माण यकृत के विटामिन के की सहायता से होता है। विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है, अतः रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। देखो यहाँ आपको अधिक नहीं जानना है, मतलब जानना तो सब कुछ है, पर एग्जाम में जो पूछा जाता है रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है तो विटामिन के और ब्लड प्लेटलेट्स। ओके, अभी तक जो प्रश्न पूछा गया है, रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? तो फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ये भी याद रखोगे। आगे है अब रक्त का ब्लड ग्रुप। रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है? लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर नाम काफी इंपोर्टेंट है। 1900 ईस्वी में उन्होंने इसका खोज किया था। इसके लिए 1930 ईस्वी में जिस टाइम फिजिक्स के लिए सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था, उसी वर्ष लैनिस्टर को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला हुआ था। मनुष्य के रक्तों में विभिन्नता का मुख्य कारण रक्त लाल कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन जिसे एंटीजन कहा जाता है, काफी इंपोर्टेंट है। प्रश्न आपसे ऐसे बनेगा कि ब्लड ग्रुप होने का मुख्य कारण है एंटीजन। एंटीजन आपको टिक करना है, एंटीजन। ग्लाइकोप्रोटीन नहीं होता, एंटीजन आपके एग्जाम में एंटीबॉडी और एंटीजन सुने होंगे ना, तो एंटीजन जो होता है वही ब्लड ग्रुप को निर्धारित करता है। अब एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का, एंटीजन ए और